नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा के राजनीति विज्ञान विभाग से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सहायक आचार्य, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर है, प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक, इस पुस्तक का हम इस क्लास में अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक में उन भारतीय राजनीतिक विचारकों के उन विचारों को जो उनके तत्कालीन परिस्थितियों में तत्कालीन शासन व्यवस्था के अंतर्गत दिए गए अपने सुझाव और विचार और उस समय समाज में व्याप्त और धर्म में व्याप्त कृतियों के बारे में उन्होंने लिखा। इसी कड़ी में आज हम गोपाल कृष्ण गोखले के आर्थिक विचारों के बारे में बात कर रहे हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं एक अच्छे अर्थशास्त्री थे और अच्छे राजनीतिज्ञ थे। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के रूप में उन्होंने प्रतिवर्ष जो बजट दिए, भाषण दिए, उनमें से प्रत्येक भाषण में आर्थिक विषयों के बारे में उन्होंने अपना मत व्यक्त किया। इस पर डॉक्टर वर्मा लिखते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले इतिहास के जानकार तथा अर्थशास्त्र के आचार्य थे। दादा भाई नारोजी की भांति उन्हें भी राजनीति के आर्थिक आधारों के अध्ययन में रुचि थी। उनका आर्थिक अध्ययन इतनी अधिक पूर्णता लिए हुए था कि उन्हें भारत सरकार का गैर सरकारी वित्तीय सलाहकार कहा जाता था। उनके आर्थिक विचारों के बारे में आज खुल के बात करते हैं। पहला है भारत के भारी सैनिक व्यय और प्रशासनिक व्यय में कमी का आग्रह। गोखले भारतीय जनता की निरंतर बढ़ती हुई गरीबी को देखकर चिंतित रहते थे। उन्होंने इस गरीबी का मूल कारण बताया कि भारत का सैनिक व्यय बहुत अधिक है और नागरिक प्रशासन के क्षेत्र में भी यूरोपियन अधिकारियों को ऊंचे वेतन देने से जनता के कल्याण के लिए कुछ नहीं हो पाता है। उन्होंने सेलबाई आयोग के सामने गवाही देते हुए कहा कि भारत का सैनिक व्यय अन्य सभी देशों की तुलना में अधिक है, जबकि रूस कुल राजस्व का 21%, फ्रांस 19%, जापान 16% और इटली 13% व्यय सेना पर करते हैं। वहीं भारत में 35% सैनिक व्यय किया जाता था। उन्होंने सुझाव दिया कि एक आरक्षित रिजर्व सेना की स्थापना करके सैनिक व्यय में कमी की जानी चाहिए। सेना में भारतीयों को बड़ी संख्या में अधिकारी पद देने से भी व्यय में कमी होगी, क्योंकि सेना के भारतीय अधिकारियों को यूरोपियन अधिकारियों की तुलना में कम वेतन भत्ते देने होंगे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत की प्राकृतिक सीमाओं से बाहर की जाने वाली सैनिक कार्रवाई के लिए भारत के राजस्व का प्रयोग कम से कम उस समय तक नहीं होना चाहिए जब तक कि उस व्यय के एक भाग का भार ब्रिटिश बजट अनुमानों पर भी न डाल दिया जाए। अगला,
भारत में रेलों के विस्तार को प्राथमिकता देने का विरोध। उन्होंने रेल सेवाओं के विस्तार पर होने वाले भारी व्यय का भी प्रबल विरोध किया। रेलों के कारण संचार व्यवस्था में सुधार तो हुआ है और अकालग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्न पहुंचाने में भी रेलें बहुत उपयोगी रही हैं। लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत में रेलों का विस्तार मानवोचित कारणों से नहीं, परंतु भारत का आर्थिक शोषण करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। रेलों की मदद से भारत के गांवों से अनाज और कच्चा माल बंदरगाहों तक और वहां से विदेश भेजा जाता है तथा विदेशों से जो फैंसी माल आयात किया जाता है उस अनावश्यक सामान को रेलों की सहायता से गांवों और कस्बों तक पहुंचाकर वहां उसे ऊंचे मूल्य पर बेचा जाता है। इस कारण उन्होंने इसका रेलों के विस्तार का विरोध किया। मुक्त व्यापार की नीति के प्रति आशंकाएं और विरोध। गोपाल कृष्ण गोखले स्वतंत्र व्यापार की नीति का विरोध करते हुए कहा है कि भारत पर लादी गई इस नीति ने देश के सभी उद्योगों का नाश कर दिया है। वाष्प चलित तथा अन्य मशीनों की प्रतियोगिता के सामने भारत के पुराने उद्योग टिक नहीं पा रहे हैं और देश की प्रगति रुक गई है। ऐसी स्थिति में लोग पुनः खेती में जाने के लिए बाध्य हो गए हैं और अधिकाधिक निर्धन होते जा रहे हैं। गोखले इस बात के पक्ष में थे कि भारत के नवजात उद्योगों को संरक्षण देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। गोखले इस बात पर बल दिया करते थे कि संरक्षण नीति को भी पर्याप्त सतर्कता और सकारात्मक दृष्टिकोण के आधार पर अपनाने की आवश्यकता है। अगला, ग्रामीण ऋणग्रस्तता के प्रति चिंता और कृषि में सुधार पर बल। गोखले सभी ग्रामीणों और विशेषतया कृषकों की ऋणग्रस्तता से अत्यधिक चिंतित थे। वे इस बात से परिचित थे कि कृषकों और ग्रामीणों को अपनी कृषि संबंधी और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महाजनों से और अन्य स्रोतों से जो कर्ज लेना पड़ता है, जिसे उनके द्वारा कृषि भूमि और अन्य साधनों को गिरवी रखकर ही प्राप्त किया जा सकता है, तथा यह सारी स्थिति उनके लिए जानलेवा होती है। ग्रामीण स्थिति में के समाधान के लिए, कर्ज के समाधान के लिए सरकार द्वारा किसानों की भूमि को गिरवी रखने का अधिकार छीनने वाले लैंड एलिनेशन बिल को गोखले ने नकारात्मक कदम बताया और उसका कड़ा विरोध किया। गोखले का सुझाव था कि सहकारी साख समिति स्थापित कर ग्रामीण और कृषकों को वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने की संस्थागत व्यवस्था की जानी चाहिए। गोखले जो हैं वो जानते थे कि भारतीय कृषि अत्यंत विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रही है, अतः वे कृषि के क्षेत्र में उत्पादन की तकनीकों में सुधार, उत्पादन कार्य हेतु बीज, खाद और सिंचाई के रूप में समुचित साधनों की व्यवस्था और उत्पादित माल के विक्रय आदि के संदर्भ में कृषकों के हितों की रक्षा के लिए राजकीय हस्तक्षेप को उचित मानते थे। अगला, जनता पर करों के भार को कम करने पर बल।
गोखले भारतीय जनता पर ब्रिटिश शासन के अधीन करों के भारी बोझ से बहुत क्षुब्ध थे। उन्होंने शासन की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार द्वारा मनमाने तरीकों से करों में वृद्धि के कारण उपभोग की वस्तुओं की कीमतें और परिणामतः जनता के कष्ट बढ़ रहे हैं। कर व्यवस्था में सुधार के लिए गोखले ने अनेक सुझाव दिए, जिनमें थे अकाल के समय भू राजस्व की पूर्णतः माफी हो, आयकर में से उन्मुक्ति की सीमा में वृद्धि, सूती वस्त्र पर उत्पादन शुल्क समाप्त करने, नमक कर में कमी लाना और अंत में उसे पूर्णतः समाप्त कर देना उनके विचार थे। औद्योगिक विकास पर बल। गोखले ने कृषि के साथ साथ औद्योगिक विकास पर बल दिया और कहा कि इस क्षेत्र में की गई अवहेलना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी घातक होगी। उन्होंने देश के उद्योगपतियों से अपील की कि उद्योगों में लगे श्रम में अधिकाधिक कुशलता लाने का प्रयत्न किया जाए, उत्पादन बढ़ाया जाए तथा भारतीय माल के लिए विदेशों में मंडियां खोली जाएं। उद्योग धंधों के लिए उपलब्ध स्रोतों का उपयोग कर इस प्रकार किया जाए कि उनका पूरा लाभ उठाया जा सके। उद्योगों में भारत के मध्यम वर्गीय शिक्षित व्यक्तियों की नियुक्ति को प्रोत्साहन दिया जाए, जिससे एक ओर तो बेरोजगारी से राहत मिलेगी, दूसरी ओर देश के शिक्षित वर्ग को एक नई दिशा में प्रशिक्षण प्राप्त हो, जिससे औद्योगिकरण के युग में एक नई पीढ़ी तैयार हो सके। अगला, वित्तीय विकेंद्रीकरण और अन्य सुझाव। लोगों के कल्याण कार्यों का भार प्रांतीय सरकारों पर है, लेकिन राजस्व का अधिकांश भाग केंद्रीय सरकार हड़प लेती है। यह अनुचित स्थिति है, अतः ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि प्रांतों के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन बने रहे। प्रांतीय सरकारों को कर लगाने का अधिकार दिए जाने से पूर्व कुछ विशेष शर्तें लगाई जानी चाहिए, जैसे प्रांतीय बजटों पर विचार करने की प्रथा सुनिश्चित हो और प्रांतीय परिषदों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत हो। ये शर्तें पूरी होने पर ही प्रांतीय परिषदों को कर लगाने का अधिकार दिया जाए। वास्तव में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के आर्थिक शोषण की भावना से किए जाने वाले सभी कार्यों के विरोधी थे। जब भारत में स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ किया गया तो भारतीय मुद्रा को ब्रिटिश मुद्रा में परिवर्तन करने के उद्देश्य से स्वर्ण मानकोष स्थापित किया गया था। सन 1907 में बजट भाषण में गोखले ने इस कोष के संचालन का विरोध किया। इसके अलावा गोखले का आग्रह था कि भारत सरकार की आय तथा व्यय के बीच अधिक संतुलन स्थापित किए जाए। वे इस पक्ष में थे कि आय का अधिक न्यायोचित ढंग से वितरण किया जाए। गोखले पूंजीवादी अर्थनीति को भारत जैसे अविकसित देशों में लागू किए जाने पर होने वाली हानियों से परिचित थे। उनका स्पष्ट मत था कि पूंजीवादी देशों की अर्थनीति जो कि त्यों भारत में लागू नहीं की जानी चाहिए। तो आज की क्लास में हमने गोखले के उन
आर्थिक विचारों के बारे में बात की, जिसमें उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार पटरी पर लाया जाए और भारत में जो व्याप्त गरीबी है, अशिक्षा है और किसानों की जो मजबूरी है, उसके बारे में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। गोखले का ये मानना था कि भारत में गरीबी और बेरोजगारी तभी संभव हो सकती है जब शासन व्यवस्था भारतीयों के हाथ में हो और अंग्रेज जो है उनके जो नीतियां बनाते हैं, उन नीतियों में अंग्रेज ऐसे कर ना लगाएं जो किसान और अन्य लोग चुका नहीं पाए। अधिक टैक्सेस लगाने पर सरकार को आय तो प्राप्त होगी, परंतु लोग गरीब और निर्धन होंगे, जिससे अपराध बढ़ने की संभावना बढ़ती है। इसलिए गोखले चाहते थे कि ऐसी अर्थव्यवस्था स्थापित की जाए जिसमें अंग्रेज जो है वो भारतीयों पर कम से कम कर लगाएं तथा ऐसे उद्योग स्थापित करें जिन उद्योगों से भारत को आय प्राप्त हो। जो यहाँ से कच्चा माल जाता है विदेशों में, उस कच्चे माल को रोक कर उसको यहीं रिफाइन किया जाए, यहीं उसका माल को तैयार किया जाए, तो भारतीय मजदूरों की आय अच्छी होगी और माल भी अच्छा बनेगा। आज की क्लास में इतना ही। सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में धन्यवाद। थैंक्स ऑफ ऑल। अगली कक्षा में आपसे पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद।